खत्म करेंगे भाई, ठीक है। तो एक है फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज विच इज इक्वल टू क्यूबी साइन थीटा की। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होगा, 2 मिनट का रिकैप है, तो वो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा क्यूबी साइन थीटा। अगर वो परपेंडिकुलरली एंटर हुआ तो कैसे घूमेगा, सर्कुलर पाथ में। अगर वो बाय मेकिंग एन सम एंगल थीटा एंटर हुआ, सो इट विल मूव इन ए हेलिकल पाथ। याद आ रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाया जाएगा तो उसके बाद वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड और एक परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा उसको सर्कुलर घुमाएगा और जो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हेलिकल पाथ में लेके जाएगा। नहीं आ रहा यार, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था बी टू द सर्कुलर कॉइल एट द एक्सिस, बी टू द सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर। सेंटर पे होती है म्यू नॉट आई बाय 2r और एक्सिस पे होती है म्यू नॉट अपन 4 पाई 2 आई पाई ए स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसके बाद बी ड्यू टू स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट वायर था, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई 2 आई बाय आर। फोर्स ऑन द कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, आई एल बी साइन थीटा। कल हमने इसके ऊपर क्वेश्चन भी किए थे लास्ट क्लास। और फिर आपको मैंने वेलोसिटी सेलेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था। मैंने कहा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्रॉस करके लगा दी जाए तो ऐसा हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल उसमें से बिल्कुल सीधा पास हो जाए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ना तो उसको मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर पाए और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिकॉज ऐसे में वो एक दूसरे के फोर्स को बैलेंस कर देते हैं। तो ये सारा आप लोगों को क्लियर था। पीडीएफ में भर चुकी है 20 पेजेस की, ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट वीडियो पे आना पड़ेगा, उसको शुरू करते हैं। पानी होगा सेंटर में, चलो अब देखिए, बस छोड़ दो उसको। अब इधर देखो, दिस इज फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा फेवरेट है सीबीएसई का। बहुत बार आपको वो इन पे क्वेश्चन देता है। 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में कितना फोर्स लगता है। 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके पास I1 करंट है, इसके पास I2 करंट है, एंड देयर इज अ सेपरेशन ऑफ d डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 वायर्स। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ढंग से आप लोग देखना इसको, मैं थोड़ा समझाता हूं ये फॉर्मूला कैसे बना हुआ है। हालांकि फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बाय में d, कुछ ऐसे ही पढ़ा होगा। थोड़ा ढंग से देखना आप लोग। तो भैया मान लेते हैं कि इसकी I1 है, इसकी I2 है, दोनों की लेंथ बोलो कितनी है, मान लेते हैं L और L है। क्या तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट तो पता होगा ना कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, L लेंथ है, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है। अभी पढ़ा है मैंने ये चीज आप लोगों को लास्ट क्लास। और फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। सो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट इधर है, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। अब तो ये चीजें बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए भाई, क्लियर है ये वाली बात। तो आई एल बी साइन थीटा का फोर्स लगेगा और ऊपर की तरफ लगेगा। तो मैंने एक बात समझी कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लगेगा बोलो, आई एल बी साइन थीटा। अब तुम सब बच्चे मुझे बस एक बात बताओ, क्या ये वाला जो करंट कैरिंग कंडक्टर है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में होगा? सोच के बताओ। होगा सर, क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में ये वाली करंट कैरिंग कंडक्टर फील्ड बना रही होगी। आशीष भाई, ये वाला जो करंट कैरिंग कंडक्टर वहां पर फील्ड बना रहा होगा, नहीं बना रहा होगा? कैसी बना रहा होगा रितिका, अंदर की तरफ। तो मैंने बोला जो I1 करंट कैरिंग कंडक्टर है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा अंदर की तरफ B1 मैग्नेटिक फील्ड। और जब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है और करंट कैरिंग कंडक्टर भी है और लेंथ भी है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। कितना लगेगा बोलो, ILB साइन थीटा। समझे ही नहीं बिल्कुल। तो ये वाला करंट कैरिंग कंडक्टर अपने से कुछ दूरी पर क्या बना रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। कितनी बना रहा होगा, हमने सबने पढ़ा कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अपने से r दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो कितनी बनाता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई में क्या r। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सो ये करंट कैरिंग कंडक्टर वहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स। और कितना लगाएगी, ILB साइन थीटा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि फोर्स ऑन कंडक्टर 2 बाय द 1 कितना आएगा बोलो, उसका करंट बोलो कितना, I2, लेंथ कितनी बोलो L, मैग्नेटिक फील्ड किसकी बोलो 1 की, और साइन 90, इसलिए बच्चों मैग्नेटिक फील्ड अंदर लेंथ ऐसे, तो साइन 90। बताना जरा कितना आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बाय द 1 है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 बाय में कितना बोलो D। पूरा क्या फॉर्मूला बन गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
2I1 I2 बाय में D इंटू में L। बच्चों ये होता है टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर 2 बाय द 1, ये टोटल फोर्स है ना। लेकिन अगर मैं F बाय L कर दूं, क्या कर दूं? F बाय L। अब याद आ गया टॉपिक? तो F बाय L जैसे ही मैं इसको कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द कंडक्टर 2 बाय द कंडक्टर 1। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। अगर कोई आपको बोले फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ, तो इट विल बी गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बाय में क्या? D। दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर्स का करंट डिवाइड बाय में उनकी दूरी। नहीं आया ना समझ में? अच्छा, किस डायरेक्शन में लगेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऊपर है। देखो राइट लेफ्ट हैंड रूल लगाना होता है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऊपर, फोर्स कहां लग रहा है बोलो? लेफ्ट में। तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है लेफ्ट में, तो फोर्स ऑन 2 बाय द 1 इस तरफ है। चलिए अब मुझे बस एक बात बताइए, क्या इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा? लगेगा। उसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर लगाएगी, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? इधर से तो अंदर जाएगी, इधर से बाहर आएगी। देखो राइट साइड से तो अंदर जाएगी और लूप बना के ऐसे बाहर आएगी। तो मैं कहूंगा इस जगह पर दूसरे वाले करंट कैरिंग कंडक्टर ने फील्ड को बाहर की तरफ बनाया, मतलब B2 बाहर की तरफ है, B2 बाहर की तरफ है। तो मुझे बताइए फोर्स ऑन कंडक्टर 1 भी लगेगा बाय द 2, तो बताओ कितना आएगा फोर्स 1 पे? तो उसका I L B ऑफ 2 आएगा, साइन 90 आएगा बच्चों। तो मुझे बताओ कितना आएगा सब बच्चे? ये अपने से कुछ d दूरी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी? सब कोई भी स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर अपने से r दूरी पर कितनी बनाता है हमें पता है। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 बाय में कितना बोलो? D। तो दिस विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाय में D इंटू में L। एक बात तो आपको समझ में आ गई, फोर्स तो बराबर ही लगता है, जितना ये उसके ऊपर लगाती है उतना ही वो इसके ऊपर लगाता है। बस फर्क इतना सा है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर लगाती है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर लगाती है। और कैसे लगाती है वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। फॉर्मूले हमने सारे पढ़े, इसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ कर दो, जैसे ही ये डिवाइड होएगा आप लोगों का, कार्तिक नहीं आ रही बात समझ में? तो यहां पर आ जाएगा फोर्स ऑन 1 बाय द 2, ये पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। अच्छा, क्या फर्क है ऊपर वाले में और नीचे वाले फॉर्मूले में? थोड़ा ध्यान से आप लोग देख लीजिए बच्चों। ऊपर वाला फॉर्मूला आपको बता रहा है कि पूरी लेंथ पे कितना फोर्स है, और नीचे वाला बता रहा है हर एक यूनिट लेंथ पे कितना है। जैसे मान लो 5 यूनिट की लेंथ है तो हर एक यूनिट लेंथ पे कितना है। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? पक्का तनीषा? तो मैं बोल सकता हूं दो वायर एक दूसरे के ऊपर पैरेलल है तो फोर्स लगाएंगे। अच्छा, इसका फोर्स किस तरफ लगेगा? याद करो, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर, बाहर मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर, फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में सेम डायरेक्शन में करंट चल रहा होता है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। हाउ विद हाउ मच फोर्स? पहले वाली दूसरे पे इतना लगाती है, दूसरे वाली पहले पे इतना लगाती है। समझ में आया कि नहीं आया? बस अब एक फर्क आ जाएगा कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर्स में जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो एक में ऐसा हुआ बच्चों और एक में ऐसा हुआ, और दूरी वही हुई, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो कोई भी फीचर चेंज नहीं हुआ, I1 I2 D। तो एक बात ध्यान रखना, फोर्स ऑन 1 बाय द 2 और फोर्स ऑन 2 बाय द 1 अभी भी बोलो क्या रहेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाय में क्या? मैथमेटिकली देयर इज नो चेंज। बट अगर डायरेक्शन वाइज सोचा जाए तो मैं डायरेक्शन से आपको समझा देता हूं तो टेक्निक भी समझ में आएगी। मैं इसमें करंट ऊपर है तो उधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? अंदर। अरे B1 वाले की मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी अंदर ही बनेगी। चलो डायरेक्शन निकालते, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, फोर्स बताओ कहां लग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, बाहर की तरफ। दिस इज द फोर्स ऑन द 2 बाय द 1। एक बार इसकी देखते हैं, तो इसका करंट नीचे है तो इसने वहां मैग्नेटिक फील्ड कहां बनाई? बोलो अंदर की तरफ। अरे करंट नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बन रही है B2 की वजह से। अब निकालो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर, फोर्स यहां पर, फोर्स ऑन 1 बाय द 2। So in terms of magnitude there will be no change in the force on the conductors by each other ना, फोर्स तो उतना ही लगेगा। बट अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो अट्रैक्ट करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में तो बस वो रिपेल करेंगे। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। नहीं समझ पाओगे? सोच लो एक मिनट इसको, किसी को डाउट है तो बताओ मुझे। पक्का क्लियर है? देखो पिछले मैं फॉर्मूले बहुत सारे आपको करवा चुका हूं। इधर ही बैठे, आजा खुशी, आजा खुशी को टेंशन हो रही है इतनी। तनीषा कहाँ गई? दिख नहीं रही मेरे को, ढूंढे जा रही है उसको। तो मुझे ये बताओ जरा, फोर्स ऑन द कंडक्टर 1 बाय द 2, फोर्स ऑन द कंडक्टर 2 बाय द 1, ये सेम है। अच्छा, टोटल फोर्स पूछेगा तो लेंथ से मल्टीप्लाई जरूर रखना है, और फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछेगा तो डिवाइड कर देना। कोई दिक्कत है? हर्ष नहीं आ रही बात समझ में? शुरू करा जाए?
अच्छा नीट का पेपर तो पहले नहीं होता होगा ना तुम लोगों का, है भाई? चीटिंग वाला कह रहे ये नीट को बदनाम कर दिया भाई तुम्हारे। अच्छा बच्चों सुनो, ए आशीष है, देखो हमें ना खत्म करना है आज इस चैप्टर को। 40 तक हम क्वेश्चन कर चुके थे, उसके आगे के लगभग 40 ही और मान लो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अब आगे ज्यादा ना मेहनत वाला काम नहीं है, थोड़ा कम ही मेहनत लगेगी आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर। अच्छा ये वाला मैंने अभी एमपीएस सर्कुलर और सॉलिड नहीं बताया, इन 5-6 क्वेश्चन को छोड़ के मैंने यहाँ से बताया भी आपको, वो बहुत ईजी है। पहले मैं मेन मुद्दा पकड़ रहा हूँ ताकि लास्ट में आसान वाला वैसे भी हो जाएगा। ठीक है आ जाओ, ये है सारे जरूरी क्वेश्चन जो आप दिए हुए बोर्ड पे, पढ़ के देखते हैं भाई करना क्या है। ये देख रहे हो पार्ट सारा किसके ऊपर है, 47 से लेके 56 तक लगभग 10 क्वेश्चन एग्जैक्टली सिर्फ फोर्स ऑन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स में है। तो आप समझते हैं पहला क्वेश्चन, आ जाओ। बातें नहीं भाई, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं, 2 मीटर अपार्ट है, 3 एम्पियर का करंट है सेम डायरेक्शन में, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वन वायर ड्यू टू द अदर। मेरे को तो बताना भी नहीं चाहिए, इतना बताने के बाद सिंपल सी चीज है, 3 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, सेम डायरेक्शन में है, दूरी 2 मीटर है, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है। फोर्स पर यूनिट लेंथ किसी भी एक के वजह से दूसरे के ऊपर कितना होएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बाई में बोलो क्या डी। अब सिंपल है यार, इसकी वैल्यू 10 की पावर -7 है, 2 है, 3 है, 3 है, 2 है, तो 9 गुना में 10 की पावर -7 न्यूटन्स पर मीटर। अब आप कहेंगे ऑप्शन है ही नहीं, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे तो इतना फोर्स विद अट्रैक्टिव आना चाहिए, कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, लास्ट टाइम भी करा था, अट्रैक्शन थी लेकिन रिपल्शन मिल गई। हाँ कुछ क्वेश्चंस इसके एमटीजी के अंदर गलतियां हैं, हमने इतनी बार करा दी इससे हमें याद रहते हैं। ठीक है अब समझ में आ रही वाली चीज, चलो बस अब नेक्स्ट, ये समझ में आ गया था? अरे सिंपल था भाई, आंसर गलत है बस, उसका मैग्नीट्यूड सही दिया हुआ है, बस रिपल्सिव की जगह पे अट्रैक्टिव होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट पढ़ो, कह रहे 2 वायर है कैरिंग करंट I1 एंड I2, I1 ऐसे जा रहा है, I2 ऐसे जा रहा है, 4 क्वाड्रेंट बना दिए हैं, देखने में मुश्किल सा लग रहा है, करने बहुत आसान है। वन स्लाइटली अबव द अदर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन द फिगर, द रीजन ऑफ द वर्टिकल अपवर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड इज। बताइए किस रीजन में, पहले दूसरे तीसरे चौथे, किस रीजन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वर्टिकली अपवर्ड होगी। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अपवर्ड कहने का मतलब उसका क्या है ना, बताऊं, बाहर की तरफ एक तरीके से। ठीक है ना, समझो मेरी बात को। मैं यूं कह सकता हूं जैसे कि मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऐसे रखी हुई है, एक वायर ऐसे रखी हुई है, एक वायर ऐसे रखी हुई है, ऐसे। ठीक है, अब किस केस में से अपवर्ड फील्ड आएगी। अब आप खुद सोचो, ये जो वन वाला है, ध्यान देना, वन वाला ये ऊपर की तरफ से ऐसे बनाएगा, 1 में भी 2 में भी, ध्यान देना, 1 में और 2 में दोनों में बाहर की तरफ बनाएगा, और 3 और 4 में से अंदर की तरफ जाएगी, 3 और 4 में अंदर की तरफ जाएगी। तो 1 और 2 से बाहर आ रहा है, 1 और 2 से बोलो क्या आ रहा है, बाहर। दूसरी बात, ये वाला करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरफ अंदर भेज रहा है और इस तरफ बाहर। कौन सा ऐसा रीजन है जिसमें दोनों की वजह से बाहर की तरफ फील्ड बन रही है? सेकंड। नाजिया नहीं है ये बात समझ में? सेकंड रीजन एक ऐसा रीजन है, देखो ध्यान से, I1 करंट की वजह से 1 और 2 में आउटवर्ड है, और इन दोनों में बोलो क्या है, इनवर्ड है। अगर आप लोग चाहें ना तो एक बहुत छोटी सी डायग्राम से इसको समझ जाएंगे, ये I1 है और ये वाला बोलो क्या है, I2 है। समझो इस बात को सिंपली। अब मुझे बताना है क्वाड्रेंट है मेरे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मैं आप लोगों से पूछता हूं I1 करंट अपनी मैग्नेटिक फील्ड कैसी बना रहा है? सर इधर कैसी बना रहा है, बोलो I1 अंदर की तरफ, इधर भी कैसी बना रहा है? अरे देखो ना, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, I1 बना रहा है बाहर की तरफ, तो यहां पर 1 वाले की वजह से बाहर, 1 वाले की वजह से बाहर, बिल्कुल सही है। अच्छा 1 वाले की वजह से इसमें, 1 वाले की वजह से इसमें अंदर, इतना हालांकि सोचने की जरूरत नहीं, सेकंड आंसर समझ में आ रहा है इसका। सेकंड वाले की वजह से इस तरफ तो अंदर जाएगी और इस तरफ बाहर आएगी। तो सेकंड वाले की अगर मैं बनाना चाहूं तो आप लोग क्या बनाओगे, सेकंड वाले ने इधर तो बनाया अंदर, और इधर बोलो क्या बनाया, इस तरफ बनाया बाहर। तो आपको क्या लगता है कि किस रीजन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आउटवर्ड फील्ड पैदा होने वाली, सबसे स्ट्रॉन्ग आउटवर्ड फील्ड? सेकंड रीजन में, क्योंकि इधर कुछ ना कुछ कैंसिल होएगी, इधर तो अंदर ही है नेट शेल, और इधर कुछ ना कुछ बोलो क्या होगी, कैंसिल होएगी। समझ नहीं आया? आरामी का नहीं आया? आपको बस इतना सा पता होना चाहिए कि स्ट्रेट वायर अपने से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाती है। ठीक है, देख रहे कितना पागल है ना, वो चुपचाप बैठा हुआ, उसको यूं करके कह रहा है,
तो अब सुन ले भाई, आपका ये करंट कैरिंग कंडक्टर यहां से अंदर जाएगा, यहां से बाहर आएगा, ये वाला करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे बाहर लाएगा। तो सिर्फ एक रीजन, सेकंड रीजन ऐसा है जहां से नेट मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग आउटवर्ड होगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बादल नहीं आया समझ में? बढ़ूंगा आगे पक्का। चलो अगला पढ़ना और बताना कि हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जल्दी बताओ यार, हो जाएगा ना? दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, करंट भी दिया हुआ है, दूरी भी दी हुई है, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है, डी दिया हुआ है, दोनों करंट दिए हुए, वैक्यूम बोल रहा है, इसका मतलब म्यू नॉट लगेगा। समझ में आ रहा है? मतलब वही फॉर्मूला सेम है। क्लियर? नेक्स्ट, अब जो ये इस तरह का क्वेश्चन है ना, मैं आपको इसको ना न्यूमेरिकल वे में कराता हूं। पहले न्यूमेरिकल वे में कराता हूं। यहां पर दिया होगा ये रहा, पहले इसको न्यूमेरिकल वे में करते हैं, फिर आप लोग अपने आप समझ जाओगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 53 देखो। पहले कहता है कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है मेरे पास, इसमें कितना करंट है बच्चों? 2 एम्पियर। और यहां पर जो ये मेरे पास है एक लूप है, बातें मत कर, 1 एम्पियर के करंट का लूप है, इसमें 20 सेंटीमीटर बच्चों इसकी साइड है, ठीक है, और ये दूरी दी हुई है, स्क्वायर लूप 10 सेंटीमीटर दूर है। मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताऊंगा, उसके बाद आप ये क्वेश्चन सोच सकते हो खुद से भी। करना क्या है, आप मुझे एक बात बताओ, 2 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर है, उसके हिसाब से इस वाली करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है। अच्छा, जब सेम डायरेक्शन में होता तो बोलो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो वो वाली करंट कैरिंग कंडक्टर इसको अपनी तरफ खींचेगी, मतलब कि इस वाले पोर्शन को अपनी तरफ खींचेगी। यहां तो फोर्स लगाएगी सर ऊपर की तरफ। कहां की तरफ बोलो? पक्की बात है। अच्छा, वो वाली वायर इन परपेंडिकुलर वायर्स पे तो कहते हैं जब परपेंडिकुलर होती है ना मैग्नेटिक फील्ड, मतलब 2 वायर्स ऐसे होती हैं तो फोर्स नहीं लगा पाती एक दूसरे के ऊपर। फोर्स सिर्फ तब लगता है पैरेलल होती है। कैसे होती है बोलो? पैरेलल में या तो वो अट्रैक्ट करेंगी, पैरेलल में या तो वो रिपेल करेंगी। वो डिपेंड की करंट सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट है। क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो वो अट्रैक्ट करती हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो बोलो क्या करती है? रिपेल करती हैं। तो लक्ष्य इस वाले वायर वाली इस साइड को वो क्या करेगी? अपनी तरफ खींचेगी। अच्छा, सेम आप ये मत भूलिए कि कुछ दूरी पर इसमें करंट 1 एम्पियर इसमें से भी जा रहा होगा, तो उसके हिसाब से इसमें जो करंट है वो अपोजिट है, तो इस वाले को वो क्या करेगी बोलो जरा? वो क्या करेगी बोलो? रिपेल। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये भी तो उसको रिपेल करेगा। देखिए, उसने पूछा ही इस क्वेश्चन में ये होगा कि फोर्स बताइए इस स्क्वायर लूप पे कितना लगेगा, इस स्क्वायर लूप पे। तो मैंने कहा इस स्क्वायर लूप के ऊपर वाली साइड पे तो ऊपर की तरफ लगेगा, और नीचे वाली वायर पे नीचे की तरफ लगेगा, और दाएं बाएं वाले पे साइड पे फोर्स नहीं लगेगा। नहीं समझे मेरी बात को? नहीं समझ पा रहे हो शायद? ये वाली बात यहां तक क्लियर है? अब आप कोई भी बच्चा शायद इस चीज में दिक्कत नहीं पाएगा कि पहली वाली पे कितना नेट फोर्स लगेगा। अच्छा, नेट फोर्स निकालना, तो नेट फोर्स कितना लगेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाय में D इंटू में L। मुझे बताना जरा नेट फोर्स कितना लगेगा? 10 टू द पावर -7। 2 इंटू में बताओ कितना? 2 इंटू में 1। दूरी कितनी बोलो? 10 सेंटीमीटर को 0.1 लिख दूं। और लेंथ कितनी है बच्चे की? उसकी तो लेंथ बहुत बड़ी है। अरे भैया, जो इफेक्टिवली फोर्स लगेगा वो तो बस इतनी ही लेंथ की वजह से लगेगा ना, बाकी की फील्ड तो फोर्स भी नहीं लगा पाएगी। तो जो छोटी लेंथ होती है वही तो इफेक्टिव होगी। समझे नहीं? एरिया वाले में बताया था मैंने ऐसा। तो इसकी जितनी लेंथ है, इसकी जितनी लेंथ है उतने पे तो बोलो क्या लगने वाला है? फोर्स। कार्तिक नहीं समझे? अगर मैं इस एल को नीचे डिवाइड कर दूं तो आएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या आएगा? फोर्स। हालांकि बात उससे ही बन जाएगी, लेकिन नेट फोर्स निकालो ज्यादा बेटर है। तो नेट फोर्स निकालूंगा तो क्या आएगा? बस एल से मल्टीप्लाई करना है। आशीष बात समझ में आ रही है? तो लेंथ कितनी है बताओ जरा इसकी? 0.2 है। बताओ कितना आ जाएगा? तो पॉइंट से पॉइंट उठेगा, 2 बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 8 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। सही, नेट फोर्स निकाला है मैंने, न्यूटन पर मीटर नहीं निकाला। तो ये आ गया F1। अच्छा बताओ F2 कितना आएगा? F2 सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम फॉर्मूला लगेगा बादल, बस फर्क क्या आ जाएगा? डायरेक्शन का। बोलो, I1 2, I2 1 डिवाइड बाय में दूरी कितनी? 10 और 30 हो जाएगी, तो 0.3, लेंथ वही 0.2, तो 8/3 आ जाएगा। ये F2। अच्छा, ज्यादा बड़ा फोर्स कौन सा है? F1 या F2? F1 है, 8/3 हो गया। तो नेट फोर्स कितना आएगा इस लूप के ऊपर? नेट फोर्स ऑन लूप, ऑन स्क्वायर लूप। तो स्क्वायर लूप के ऊपर जो नेट फोर्स आने वाला है बच्चों, इट विल बी F1 माइनस, तो 8 इंटू 10 की पावर -7 माइनस में 8/3 इंटू 10 की पावर -7। सॉल्व कर लो आप लोग। 8 इंटू 10 की पावर -7 कॉमन आ रहा है, 1 माइनस 1/3 बचेगा, विच इज 2/3, विच इज 16/3 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन का नेट फोर्स इसके ऊपर लगने वाला है। किस दिशा में? अपवर्ड दिशा में। तो ये पूरा स्क्वायर लूप ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा विद दिस मच फोर्स, क्योंकि इसके ऊपर ऊपर की तरफ इतना फोर्स लगा था, नीचे की तरफ इतना लगा था, दोनों का नेट शेल मैंने माइनस कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कभी भी आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन आता है, अब मैं आपको बताऊं EMI चैप्टर के अंदर बीच में ही क्वेश्चन आया था,
और मैंने कहा था ये क्वेश्चन एक्चुअली में मैग्नेटिज्म चैप्टर का है, तो वहां पर मैं करा दूंगा आप लोगों को। सेम ऐसा क्वेश्चन आया था, लेकिन मैंने कहा था ये उस चैप्टर में ही करेंगे बच्चों, इस चैप्टर का है नहीं, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, EMI चैप्टर के अंदर भी दिखा था ये क्वेश्चन, मैंने बोल दिया था कि छोड़ दो उसको भी। समझ में आ गई वाली बात? ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ये वाली बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कुछ नहीं करना, एक तरफ अट्रैक्टिव एक तरफ बोलो क्या रिपल्सिव, बस इसमें I1 I2 की टर्म्स में बना देना। इसमें I1 दिया, I2 दिया, L दिया, L दिया है, करके बताऊंगे, समझ गए हो? पहले वाले पे बोलो क्या बोलोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइड बाय में क्या बोलो L जो दूरी है, और इनटू में भी बोलो क्या आएगा L, तो वो कट जाएगा एक तरीके से, जैसे L बाय L ही आएगा, मतलब यहाँ पर भी L आ रही दूरी और वहां पर भी बोलो क्या आ रहा है L, लेंथ भी L ही। अगले वाले के लिए बोलो क्या बोलोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 डिवाइड बाय दूरी कितनी हो जाएगी L और L, कितनी बोलो 2L, अरे क्योंकि ये भी L है और ये भी L है, तो नीचे हो जाएगा 2L, इनटू में टोटल लेंथ उसकी बोलो क्या L। समझ नहीं पा रहे ना? अरे भाई इसके ऊपर अट्रैक्टिव लगेगा, इसके ऊपर बोलो क्या लगेगा रिपल्सिव, सेम काम हो रहा है, बस उसमें नंबर दिए हुए थे, इसमें वेरिएबल्स दिए हुए। करके बताऊं या हो जाएगा? पक्का हो जाएगा सबसे? ठीक है, चलो। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्स बिटवीन डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, ये 1 एम्पियर ऑफ करंट डिफाइन करना होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मैंने क्लास में करा रखा, कर लोगे वहां से। 1 एम्पियर मतलब इसको यूं करना होता है कि आप ना I1 और I2 को 1 एम्पियर ले लो, फिर ये सॉल्व कर लो। करके बताऊं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? सुन लो 2 मिनट। आप लोगों को पता है दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स में कितना करंट है, मान लो I1 I2 है, दूरी कितनी है बोलो D, फोर्स कितना लगाते हैं अगर पर यूनिट लेंथ पे जाऊं तो? अब देखो हमने सॉरी नेट फोर्स की बात कर लो, हमने कैसे बताया कि 1 एम्पियर का करंट कितना होता है? हमने दोनों में 1 ले लिया, दोनों में कितना ले लिया 1 ले लिया, दूरी भी कितनी ले ली 1 ले ली। सोचो एक बार जरा रख के, अगर मैं ये तो होता ही इतना है, अगर मैं दोनों वैल्यूज को 1 ले लूं, दूरी को भी 1 ले लूं, और इन टोटल कंडक्टर्स की लेंथ भी कितनी ले लो बोलो 1 यूनिट, मतलब क्या क्या दोबारा सुन लो, कंडक्टर्स की लेंथ 1 ले लो, इनके बीच की दूरी 1 ले लो, और दोनों में करंट भी कितना ले लो बोलो 1 ले लो। क्या ले लो बोलो 1। तो मुझे बताना फोर्स कितना आएगा, इतना आएगा। तो देखना अपनी कॉपी मैंने लिखवाया होगा 1 एम्पियर इज दैट मच करंट, ये इतना करंट होता है जो अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू पास करा दिया जाए, सो दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷। 1 ampere is that much current which when flow from the two parallel wires having the length 1 unit and the separation is also 1 unit, they will start attracting each other with the force of 2 × 10⁻⁷। क्योंकि अगर मैं 1 की जगह कुछ और लेता ना बच्चों, तो फिर कुछ और आंसर आता। तो मैंने बताया जब इतना फोर्स लग रहा हो तो उस समय जो करंट इन वायर्स के अंदर है वो कितना होता है बोलो 1 एम्पियर। ये मैंने आपको समझाया होगा ड्यूरिंग द क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन फिर से नहीं पीछे से आया हुआ क्वेश्चन है जो हमने फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल करा है। पढ़ना जरा एक बार। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है केप्ट अलोंग द एक्स डैश एक्स, कैरीज अ स्टेडी करंट आई अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में करंट आई जा रहा है, ध्यान सुनो। At an instant t, a particle of mass m and charge q at a point xy moves with the velocity v along the positive y direction। एक पार्टिकल ना ऊपर की तरफ जा रहा है, पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यू टू द कंडक्टर। इस कंडक्टर की वजह से उसके ऊपर कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा और कितना उसकी कहाँ की तरफ डायरेक्शन होगी। नहीं समझे ना कैसे भाई? ये करंट है, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है। सब बच्चों को एक बात पता होगी, मैंने ऐसा कुछ बताया था अभी लास्ट क्लास आप लोगों को। एक क्वेश्चन हमने ऐसा नहीं करा था, करंट था, यहाँ एक चार्ज पार्टिकल नीचे जा रहा था, नहीं है याद? ऐसे में क्या सीन है ना कि ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ बना देता है, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ बना देता है, और जब भी कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा और मूव कर रहा होगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स। कितना लगेगा? क्यू वी बी साइन थीटा। नहीं समझे ना मेरी बात को? नहीं समझे? पक्का तनीषा? तो अगर ये चार्ज पार्टिकल ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है और ये एक्स डायरेक्शन में, तो एक बात बताओ ना, ये करंट कैरिंग कंडक्टर क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बस एक छोटी सी बात ध्यान क्या रखनी है। उसने ये बोला था कि ये चार्ज पार्टिकल कौन सी पोजीशन पे लोकेट है, जैसे ये तो एक्स एक्सिस पे, कहां पर है बोलो, और ये कहां पर लोकेट है जरा बताया था, एक्स कोमा वाई पे। कहां पर बोलो? एक्स कोमा वाई पे। तो मुझे बताना जरा कि अगर मैं एक्सिस के हिसाब से जाऊं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से सुनना इसको, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। तो अगर ये एक्स को वाई कोटेड है तो ये दूरी तो एक्स होगी और ये वाली दूरी बोलो क्या होगी? वाई। तो मैं बस ये चेक कर लेता हूं कि ये वाली वायर अपने से वाई दूरी पर कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। तो ये वायर ऐसे बना रही है, बाहर की तरफ बना रही है। अरे क्या हो गया?
मुश्किल लग रही है चीज। ये वायर अपने से कुछ दूरी पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी बाहर की तरफ। मुझे बताना बाहर की तरफ कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, कौन बच्चा बताएगा? बी कितना बनाएगी? बी बनाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई में आर होता है, तो कितना हो जाएगा भाई? इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। अब मुझे बताना फोर्स ऑन चार्ज कितना लगेगा? फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज कितना होता है बोलो? क्यू वी बी। अब मुझे बताओ क्यू तो उसका चार्ज हो गया, वी ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड को बोलो कितना रख सकता हूं? सब बच्चे बोलो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई में वाई साइन 90 इसलिए हो गया बिकॉज पार्टिकल जा रहा है उस दिशा में, पार्टिकल जा रहा है उस दिशा में और मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ। नहीं आया समझ में? तो 90 डिग्री हो गया ना। तो आंसर कितना आ गया बोलो सब बच्चे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई वाई और क्यू इंटू वी भी है। क्या हो गया भाई? नहीं आया समझ में? कह रहे फॉर्मूला तो पहली बार पढ़ा। ये फॉर्मूले पे आप लोग काम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास मैंने क्वेश्चन ऐसा करवाया था कि पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे, तो बताओ उसके ऊपर फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? तो आपने कहा था लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, चार्ज भी है, वेलोसिटी भी है। चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स तो लगेगा। कितना? क्यू वी बी साइन थीटा। बस इस क्वेश्चन को उन्होंने थोड़ा सा आपकी मैथमेटिक्स जानने के लिए भी लगा दिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर एक्स एक्सिस पे है, कुछ एक्स वाई पॉइंट पर हमारा पार्टिकल है जो चल रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं है, एक्स वाई पे ये हो गया तो दूरी यहां से वाई होगी। नहीं आया समझ में? अच्छा एक बात और, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? हर्षित फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? भाई मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, तो आप लोगों को फोर्स का फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कर दो बाहर की तरफ, वेलोसिटी कर दो ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड बाहर, वेलोसिटी ऊपर, फोर्स कहां लगेगा? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आया समझ में? क्लियर हो गया? तो आप लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सर इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन, द पार्टिकल इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, द फोर्स इज एक्टिंग इन द दिस डायरेक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे पक्का हो गया? बढ़ूं आगे? नेक्स्ट, ये भी हो चुका है। बस खत्म होने वाला टॉपिक। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया था, 54th क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। क्या कहता है? टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स, अच्छे से समझना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू फिर खत्म हो गया क्योंकि बाकी सब डेरिवेशंस है। दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैं A1 और A2। एक वायर तो है A1 और एक है A2। ध्यान देना भाई। कैरिंग द करंट I and 2 फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। इसमें करंट I है, इसमें करंट 2I है, सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और दी डिस्टेंस से एक दूसरे से अपार्ट है। समझ में आ रहा है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये उसको अट्रैक्ट करेगी, उसको अट्रैक्ट करेगी, सेम फोर्स से करेगी। बात ध्यान सुनो। वेयर शुड अ थर्ड स्ट्रेट वायर A3 कैरिंग अ करंट 1.5 बी प्लेस्ड बिटवीन द A and B so that it experiences no net force due to A1 and A2। ध्यान से समझो। उसने बोला कि मैं एक A3 कंडक्टर को कहां प्लेस करूं, इन दोनों के बीच में कहां प्लेस करूं, बिल्कुल बीचों बीच है, थोड़ा इधर ये थोड़ा इधर, कहां प्लेस करूं कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगे इसकी वजह से और इसकी वजह से वो कितना लगे? 0 लगे। कितना लगे? लक्ष्य ध्यान से सुन। अभी मुझे ये बता, अभी जो सिचुएशन है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर, करेंगे। उसने बोला कि तीसरी वाली वायर को मैं कहां प्लेस करूं कि जिससे उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगे इसकी वजह से और इसकी वजह से वो 0 लगे। जैसे कि मान लो मैंने यहां पर लिया, ये बातें नहीं, मैंने A3 यहां पर लिया, थर्ड वायर मैंने यहां पर ली जो कि यहां से कितनी दूरी पे बोलो? X, और यहां से बोलो कितनी दूरी पे है? पहले मैं तुम लोगों को समझाता हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके ऊपर फोर्स ही ना लगे। सुनो सुनो, बातें नहीं प्लीज। आशीष, अब यहां पर 1.5 आई है, मान ले कि मैंने ऊपर की तरफ लिया हुआ है 1.5 सॉरी आई। अगर मान लो इसमें ऊपर की तरफ है, कौन बच्चा मुझे बताएगा इस थर्ड कंडक्टर पे फर्स्ट कंडक्टर किस डायरेक्शन में फोर्स आएगा? बस मुझे ये बताओ, डायरेक्शन बताओ। क्योंकि सेम डायरेक्शन है, क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो ये पहले वाला इस थर्ड को अपनी तरफ खींचेगा। फोर्स ऑन थर्ड बाय द वन, अपनी तरफ। ये शिकर नहीं आया समझ में? ये वाला और ये वाला भी सेम डायरेक्शन है तो ये वाला इसके ऊपर क्या लगाएगा? अपनी तरफ। तो फोर्स ऑन थर्ड बाय द 2 भी अपनी तरफ है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये भी तो उसके ऊपर लगाएगा। अरे उसका फोर्स जानने में मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। उसने क्वेश्चन में मुझे बोला है कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगे, इसके ऊपर, इसके लिए कितनी दूर इसको रखो, तो इसके ऊपर का फोर्स मैं नेट चेक कर रहा हूं। तो मैंने कहा अगर सेम डायरेक्शन में करंट हुआ तो ये वाला भी खींचेगा और वो वाला भी अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण इसका नेट शेल फोर्स क्या हो सकता है? कैंसिल हो सकता है। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? तो उसने पूछा कि कहां प्लेस करूं, मतलब मुझे क्या निकालना है? एक्स। क्या निकालना है? कि इससे मान लो x दूरी पे, उससे मान लो d - x दूरी पे। तो मुझे बताओ
to have net force on A3 0, ठीक है बिल्कुल। जीरो होने के लिए मुझे बताओ जरा क्या होना जरूरी है, फोर्स ऑन थर्ड बाय द 1 और फोर्स ऑन थर्ड बाय द 2 बिल्कुल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। कंडीशन ही ये होनी चाहिए कि अगर नेट तो फोर्स तभी जीरो होएगा जब जितना 1 वाला 3 पे लगा रहा है उतना ही 2 वाला भी 3 पे लगा दे, तो हम कह देंगे सर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसके लिए मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने x दूरी पे प्लेस किया इसको। मुश्किल लग रहा है यहां तक का? अब बताना जरा क्या लिखोगे, बोलो इसका μ0/4 पाई 2I1 I2 नहीं बचो। इसका करंट कितना है बोलो I, इसका करंट बोलो कितना है, दूरी बोलो कितनी है x। क्लियर है? फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ ले लो चाहे, और टोटल लेंथ भी लोगे तो एल दोनों तरफ कटना ही है। नहीं आ रही बात समझ में? ये लेना है एल, चलो ले लो। बताओ इधर कितना आएगा, फोर्स ऑन थर्ड बाय द 2 μ0/4 पाई 2, इसका करंट बोलो कितना है 2I, इसका करंट बोलो कितना 1.5I, दूरी कितनी d माइनस एक्स, और बोलो लेंथ कितनी, क्या कट रहा है, सही है? आई स्क्वायर से आई स्क्वायर उड़ गया और 1.5I से 1.5I पूरे उड़ गया यार, आई से आई उड़ गया, क्या बचा 1/x, क्या बचा 2/d माइनस एक्स, तो d माइनस एक्स बराबर में 2x, 3x बराबर d, बोलो कितना आ गया? मुश्किल है? कितना इजी है। और ये मैं बताऊं, मैं ना भी कराऊं ना पेपर के अंदर, तो भी आप लोगों को इस तरह की चीजें सोच लेनी है खुद से कि दो कंडक्टर्स इतना तो सीखा हुआ है ना कि पैरेलल होंगे तो भैया अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट होंगे तो रिपेल करेंगे, तो तीसरा कंडक्टर कहाँ प्लेस करो कि उसके ऊपर नेट फोर्स ही ना लगे, तो बीच में मैंने प्लेस करा, तो मैंने कहा ये इधर खींचेगा इधर खींचेगा। अच्छा, उसने एक बात और पूछी, क्या बीच वाले कंडक्टर में अगर डायरेक्शन नीचे की तरफ होती तो क्या ये नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाता? अगर नीचे की तरफ होती सचिन, अगर नीचे की तरफ होती तो ये वाला इसको क्या करता, रिपेल करता, और ये वाला भी क्या करता, तो भी हो जाता। तो भी इसका मतलब बीच वाले कंडक्टर में करंट चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, अगर वो प्लेस्ड d/3 दूरी पे, कितनी दूरी पे बोलो, d/3, तो ये इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। खनक नहीं है बात समझ में? अच्छा, ऐसा इसलिए हो पा रहा है कि थोड़ा सा इसके नजदीक इसलिए है बिकॉज इसका करंट अलग है, इसका करंट बोलो क्या है, अलग। अगर दोनों बराबर करंट होता ना तो बिल्कुल बीचों बीच रख दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, है ना? नहीं आ रही बात समझ में? क्योंकि अगर बीचों बीच रखा तो लॉजिकली दिमाग लगाओ ना, बीचों बीच रखा तो इसका करंट ज्यादा है, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और ये कम खींच पाएगा, इसलिए ये इस तरफ भाग जाएगा। लेकिन इसीलिए हमने थोड़ा इधर करा था कि इसका करंट कम है, उसका करंट बोलो क्या है, ज्यादा, तो फोर्स बराबर हो पाए। समझ नहीं आया ना? नहीं आया समझ में? पक्का सोच रहे हो? ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि खास इसमें दिक्कत आ रही होगी। बाकी दो क्वेश्चन कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बाकी दो क्वेश्चन आपको ड्राइव करने को बोल रहे हैं, जो मैंने आपको I1 I2 का ड्राइव सिखाया, हो जाएगा, आगे बढ़ा जाए पक्का। सो ये आपका एक बहुत मेजर टॉपिक कवर होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू कंडक्टर्स when they current same when they carry current in the same direction, when they carry current in the opposite direction. Fine or not? पक्की बात है, चलिए ठीक है। अब आते हैं टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग लूप, सही है? और उसके बाद बस आपको पता है गैल्वेनोमीटर ही हमारा टॉपिक बचता है। मेन गैल्वेनोमीटर पे बच्चों अच्छा पार्ट है, वो करना जरूरी है। चलो थोड़ा तेजी में करते हैं, आ जाइए। टॉर्क, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला याद आ रहा है, NIAB sin थीटा कुछ। तो आप लोगों को बस ये पता होना चाहिए कि मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहां पर एक कॉइल को मैंने प्लेस करा हुआ है, याद आ रहा है? जैसे ही इस कॉइल में करंट चलना शुरू होगा, बातें नहीं बच्चों प्लीज, और इस कॉइल का मैंने कुछ इस तरीके से माना था कि अगर A लेंथ ऐसे है और B लेंथ ऐसे है, मान लो, तो लॉजिकली आप लोग दिमाग लगाओ, 2 मिनट सुन लो बस, ये क्या एक्सप्लेनेशन है, फिर सीधा रिजल्ट पे काम करेंगे हम लोग और बढ़ाएंगे इसको आगे। तो मेरे पास ये कॉइल है जिसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों का A:B का है, मतलब A/B की हमारी पास कॉइल है, जिसमें मैंने जैसे ही करंट आई चलाया, आप लोग जानते हो कि यहां से यहां की तरफ कौन है बोलो, मैग्नेटिक फील्ड है। आप सबने एक बात पढ़ ली है कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। फोर्स महसूस करेगा वो, टॉर्क तो नहीं अभी फिलहाल, फोर्स। और कितना फोर्स बोलो, ILB sin थीटा।
किस डायरेक्शन में? इट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। भाई ये तो नहीं बोले हो ना आप लोग, मुझे बस ये बता दो कि आई करंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, तो एल लेंथ है, कितना फोर्स लगाएगा बोलो? आई एल बी, और डायरेक्शन क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ये तो सीख रखा है ना। तो मुझे तुम बताना, अगर करंट इसमें ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे है, हर्ष करंट इसमें ऊपर जा रहा है, इस वाली साइड पे देखिए, इस वाली साइड पे बस करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, देख मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऊपर, बता फोर्स कहां लगेगा? अंदर। तो इस वाली साइड पे फोर्स कहां लगेगा? अंदर, है ना। इस वाले पे देखो एक बार नाजिया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, अब करंट नीचे है, तो फोर्स कहां लगेगा? बाहर। तो इसकी कॉइल की एक साइड पर जो फोर्स है वो अंदर की तरफ, और एक पे बोलो क्या? कपल बना रहे हैं, ये वाला अंदर, ये वाला फोर्स बाहर की तरफ, ऐसे करके देखो, ये इधर और ये इधर। तो टॉर्क लगेगा नहीं लगेगा? टॉर्क लगेगा नहीं लगेगा? तो बस मैं आपको सीधा टॉर्क बताऊंगा कितना लगेगा, हालांकि 2-3 स्टेप का इसका ड्राइव बस। तो टॉर्क कितना लगेगा जरा फॉर्मूला सुन लीजिए, एन आई ए बी साइन थीटा। लेकिन ढंग से सुन लीजिएगा, ये कितने टॉर्क से घूमेगी? पहले सब बच्चे बताओ घूमेगी क्यों? इसका लॉजिक क्लियर है, क्योंकि सर जैसे ही इस कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर क्या लगाएगी? फोर्स। एक वाली वायर पे अंदर की तरफ और एक वाली कॉइल की साइड पे बोलोगे बाहर की तरफ, तो ऐसे घूमेगी। क्या करेगी बोलो? घूमेगी। समझ में आ रही बात? अब ये जो घूमेगी कितने टॉर्क से घूमेगी? एन आई ए बी साइन थीटा। आपको एक एक टर्म का ना बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए। एन का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। आई मतलब क्या? करंट। ए मतलब क्या? एरिया। एरिया मतलब ए इंटू बी। ए इंटू बी। समझ नहीं आया? बोले कि 5/10 की कॉइल है, तो एरिया क्या होगा? 5 × 10 के हिसाब से आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? खनक नहीं आ रहा समझ में? इसके बाद बी मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। दिस इज द एंगल बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको वो फंसाने की कोशिश करता है। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एंड अच्छा, एरिया वेक्टर कहां की तरफ होता है? अगर ये कॉइल ऐसी है तो एरिया वेक्टर कहां है? बाहर। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो फिलहाल 90 डिग्री एंगल है, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा ऐसे में, साइन 90 1 होता है, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा एन आई ए बी। लेकिन जब ऐसे हो जाएगी कॉइल, तो एरिया वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, अब जीरो हो गया, टॉर्क नहीं लगेगा। नहीं आ रही बात समझ में? बादल को नहीं आ रही। बस एरिया में चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा, आएगा वाला भी। अब सुनो, अब सब बच्चे मुझे बताओ, एन आई ए बी साइन थीटा समझ में आ गया? हालांकि इसका टॉर्क का ड्राइव कुछ नहीं था, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि यहां से घूम रहा है, तो ये फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके कराया होगा। भूल गए? तो मैं ज्यादा जा नहीं रहा उस डिटेल पे, आप लोग एन आई ए बी साइन थीटा समझ में आता है। एक छोटी सी बात और याद कर लीजिए बच्चों, एक ना टर्म है मैग्नेटिक मूवमेंट, उसका जिक्र ज्यादा इस चैप्टर में नहीं है, वो अगले चैप्टर में थोड़ा ज्यादा है। मैं करवाऊंगा आपको अगले चैप्टर की चीजें भी, 5 चैप्टर की भी। पेपर से पहले मैं आपको जरूर एक दिन 1.5-2 घंटे की क्लास देके 5 चैप्टर को भी एक बार ओवरव्यू जरूर लेंगे उस चैप्टर का भी। तो मुझे तुम ये बताओ, एन आई ए, इस पूरी टर्म को सुनो, इस पूरी टर्म को मैग्नेटिक मूवमेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट। इसको आप कैपिटल एम से नोट करो, स्मॉल एम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको एम बी साइन थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सुनो पूरी बात सुनो, दिस एम इज मैग्नेटिक मूवमेंट। कुछ नहीं करना, ज्यादा इस बारे में डिटेल में जाना नहीं है। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला याद कर लो सब बच्चे, कितना होता है बोलो? एन आई ए। किसी भी कॉइल के अंदर अगर कुछ करंट चल रहा है, उससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो कितना होता है? जितने टर्न्स है, जितने उसके अंदर करंट है, और जितना उसका एरिया है। स्क्वायर कॉइल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, समझ रहे बात को? सर्कुलर कॉइल है तो पाई आर स्क्वायर होगा। तो बस मैग्नेटिक मूवमेंट ध्यान रखना, एन आई ए होता है। क्या होता है बोलो? एन आई ए। इसको प्रूव भी कराऊंगा चैप्टर 5 के अंदर, अभी नहीं। तो आप मुझे बताओ जरा, मैग्नेटिक मूवमेंट एन आई ए समझ में आ गया आशीष? तो एम बी साइन थीटा बोल सकते हैं या एन आई ए बी साइन थीटा बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? बढ़ूं आगे? अच्छा बताना, इसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा? कभी भी लगेगा तो मैक्सिमम टॉर्क एन आई ए बी। सही है? बढ़ूं आगे? चलो, यहां तक है टॉर्क के क्वेश्चन, ज्यादा समय हम नहीं लगाएंगे इसके ऊपर, तेजी में करते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट याद रहेगी या नहीं? ये चलो आ जाओ क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मूवमेंट से क्वेश्चन है। चीज भले ही चैप्टर 5 की, लेकिन यहां पर क्वेश्चन दिए हुए इसके। कह रहा है कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, मेड ऑफ द वायर। सबकी नजरें बोर्ड पे हो, बिल्कुल बहुत जरूरी है। अब आपसे मैं पूछने वाला हूं, मुझे बस एक बात बताओ, एक एल लेंथ की वायर से ना मैंने एक स्क्वायर लूप बनाया। कितनी वायर से? एल लेंथ की वायर से, एल लेंथ वायर से मैंने पूरा स्क्वायर लूप बनाया। तनीषा, एल लेंथ की वायर से मैंने इसे स्क्वायर लूप बना दिया। इसका मतलब हर साइड बोलो कितनी है? L/4। कितनी बोलो?
ऐसे उसी से मान लो मैंने सर्कुलर वो भी बनाई, इसी एल लेंथ की वायर से, इसी एल लेंथ की वायर से मैंने क्या बनाया, सर्कुलर भी बनाया। अच्छा, इसमें करंट मैंने चलाया बच्चों कितना, आई, और उसमें भी मैंने करंट कितना चलाया, आई। सेम एल लेंथ की वायर से मैंने स्क्वायर बनाया और सेम एल लेंथ की वायर से मैंने सर्कुलर कॉइल बनाई। एक्चुअली में आपने कुछ सोचा नहीं कि क्यों हमने किसी गैल्वेनोमीटर में या किसी भी जगह पर ये सर्कुलर ऐसी कॉइल क्यों ली थी, क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आने वाली चीज, ध्यान समझो, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट इस कॉइल का ज्यादा होगा। अब कैसे होगा वो समझते हैं। एक बात मुझे बताओ, बातें मत करो, एल लेंथ से ये बनाया ऋषभ, एल लेंथ से ही वो बनाया है। पहले समझ लो कि दोनों के लिए कितनी लेंथ यूज हुई है, एल लेंथ। एक एल लेंथ को पकड़ के ऐसे स्क्वायर बना दिया, एक एल लेंथ को पकड़ के ऐसे सर्कल बना दिया। मुझे बताओ जरा, इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो क्या आएगा, एन आई ए, एन आई ए। और इसका भी क्या आएगा बताओ जरा, इसका भी एन आई ए ही आना है। लेकिन अगर आप लोग बात करें एरिया की, करंट दोनों में सेम है, करंट दोनों में क्या है बोलो, सेम है। अगर मैं एरिया की बात करूं, वैसे तो अभी हमें एक टर्न के हिसाब से लेना पड़ेगा, एक टर्न के हिसाब से, तो अगर फॉर 1 टर्न ले तो बोलो क्या आएगा, आई ए, इसका भी क्या आएगा बोलो, आई, दोनों में सेम है। इसका एरिया बताओ कितना आएगा, साइड इनटू साइड आता है, एक बार ध्यान देना प्रति, एरिया किसी भी सर्कुलर कॉइल का बताओ क्या होता है, साइड इनटू साइड। अगर तुमने एल लेंथ से कवर किया है तो मैं बोल सकता हूं जो इसकी जो 4 टाइम्स ऑफ साइड है, 4 टाइम्स ऑफ ए है, वो एल के बराबर है, और इसकी कोई भी साइड बोलो क्या है, l/4। तो आप बोलोगे l/4 का, ये समझ नहीं आया ना कैसे, क्योंकि जो एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है वो क्या होता है, साइड इनटू साइड ना, तो साइड कितनी निकलेगी, l/4। पक्का क्लियर हो रहा है, बताना कितना आएगा, IL स्क्वायर बाय में 16। टर्न्स नहीं दिए हैं इसलिए मैं टर्न एक ही कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। इसका बताओ जरा, इसका कितना आएगा, आई इंटू में एरिया बोलो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और कौन बच्चा बताएगा इसका रेडियस कितना होगा। तो मैंने बोला सर इसकी पूरी एल लेंथ भी बनी हुई है, तो इसका जो 2 पाई आ रहा है वो किसके बराबर है, एल के, नहीं आ रहा ना समझ में, अरे इसका पूरा सरकमफ्रेंस किसके बराबर है, एल के। तो मुझे बताना जरा आर कितना आएगा, तो मुझे बताना जरा आर अगर मेरा l/2 पाई है, स्क्वायर करूंगा बोलो कितना आएगा, आई एल स्क्वायर, पाई से पाई कटेगा 4 पाई। मुझे बस तुम ये बताओ मैग्नेटिक मोमेंट किस केस का ज्यादा है, वो है आई एल स्क्वायर बाय में 16, वो है आई एल स्क्वायर अपॉन में 4 पाई। पाई इज अप्रोक्सीमेटली 3.14, 3.14। इसका ज्यादा आएगा ना, सर्कल का ज्यादा आएगा 3. एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ करा है क्या, एक सेकेंड यार, ऐसा नहीं होता, एरिया स्क्वायर का ज्यादा आता है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 57? सर्कल का ज़्यादा आएगा, ठीक है, ठीक कर रहा है, गलत कुछ नहीं है, ठीक है। अब सुनो, हाँ बोलो, सुनो सुनो सुनो, ठीक है, तो सुनो, ये ऐसा बोल सकते हैं, मेरी बात सुनो, थोड़ा गड़बड़ है। आप लोगों ने स्क्वायर लूप लिया, आप लोगों ने सर्कुलर लूप लिया, दोनों को एल लेंथ से बनाया, दोनों को कितने लेंथ से बनाया बोलो, एल लेंथ से। दोनों में कितना करंट चला है, आई। जो मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगी इससे और जो मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगी इससे, अगर ध्यान दिया जाए तो इससे बन रही है आई एल स्क्वायर बाय 16, इससे कितनी बन रही है बोलो, आई एल स्क्वायर बाय 4 पाई। किसकी मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा है, किसकी मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा है, सर्कुलर कॉइल की, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, 12 पॉइंट समथिंग है, तो इसकी ज्यादा है। तो आप ध्यान रखना, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सर्कुलर कॉइल इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ स्क्वायर कॉइल ऑफ इक्वल लेंथ। नहीं है मेरी बात समझ में? अच्छा, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा है तो मुझे बताओ टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, इफ दे आर प्लेस्ड अक्रॉस द सेम मैग्नेटिक फील्ड, अगर इनको सेम मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस प्लेस करेंगे दोनों घूमेंगी,
और घूमेंगी तो टॉर्क थोड़ा ज़्यादा किसमें बनेगा, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा। तो मतलब सर्कल के ऊपर टॉर्क क्या बनेगा बोलो, ज़्यादा बनेगा। ठीक है, वो स्क्वायर पे नहीं बनेगा, सर्कल पे ही बनेगा। थोड़ा सा हो सकता है कि स्क्वायर को सर्कुलर कॉइल लेने में हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शनल पार्ट पे दिक्कत आती हो, इस चक्कर में हम स्क्वायर कॉइल लेते हो। बट सर्कुलर पार्ट का ही मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा, और क्या बोलते हैं, टॉर्क भी उसी का ज़्यादा होगा। एक बार पढ़ने जरा आंसर, पढ़ना एक बार क्या है क्वेश्चन। एक करंट कैरिंग स्क्वायर लूप है मेड ऑफ द वायर ऑफ इक्वल लेंथ एल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क व्हिच इज ग्रेटर देन द torque on a circular loop made of the same wire carrying the same current in the same magnetic field। बादल, इधर तुम किधर ध्यान दे रहे हो, इधर ध्यान दो ना। उसने क्वेश्चन ये बोला है कि एक स्क्वायर लूप जिसका लेंथ L है वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करा, और एक सर्कुलर लूप जो हमने L लेंथ से बना के मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करा। कह रहा है स्क्वायर लूप के ऊपर टॉर्क ज्यादा लगेगा। क्या ये सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? ये कह रहा है स्क्वायर लूप पर टॉर्क ज्यादा लगेगा। आप सबको पता है कि स्क्वायर पे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट किसकी ज्यादा होती है, मैग्नेटिक मोमेंट किसकी ज्यादा होती है, सर्कुलर कॉइल की। तो टॉर्क भी किस पे ज्यादा होना चाहिए, सर्कुलर कॉइल पे। तो ये असर्शन बोलो क्या हो गया, गलत। अरे असर्शन रीजन है
बीच में? जो नहीं आए थोड़ा नुकसान तो बनता है ना? जो नहीं आए हैं, घर बैठे हुए हैं, नींद ले रहे हैं, थोड़ा नुकसान तो बनता है। वो हो गया। कहाँ से बंद हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं जगह पर माइक बंद। अच्छा ये बताओ मुझे बराबर से, क्लास क्लास क्लास, क्योंकि मैं आप लोगों को एक जाने सब ठीक है? सब ठीक है? नहीं बता रहा था इसके पापा की कुछ तबीयत खराब चल रही है। क्लास बोर्ड पे अभी आप जब आज आए हैं तो मैंने आपको 2 टॉपिक कराए हैं, मेजर 2 टॉपिक। एक बस ध्यान कर लो, फिर ब्रेक लेते हैं। क्या मेजर 2 टॉपिक्स हमने कराए हैं? 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स कैरिंग द करंट इन द सेम डायरेक्शन, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स ऑफ mu0/4 pi 2I1 I2 by d into L. टोटल फोर्स होता है। नहीं आई ना बस। If they carry the current in the opposite direction, they will repel each other. With how much force? With the same force. नहीं आ रही बात समझ में? एक तो ये करवाया, क्वेश्चन भी इजी थे उसके। दूसरा मैंने क्या करवाया, जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होगी तो वो क्या करेगी, घूमेगी, उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। कितना टॉर्क लगेगा? NIAB sin थीटा, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, उसका एरिया, उसकी मैग्नेटिक फील्ड और किस एंगल पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड अलाइंड है। और इसमें NIAB क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट। और मैग्नेटिक मूवमेंट में जो स्क्वायर कॉइल और सर्कुलर कॉइल वाला पार्ट है वो थोड़ा सा अच्छा है, जिसमें आपको ध्यान रखना है एरिया जो होता है सर्कुलर कॉइल ज्यादा ग्रैब करती है अगर सेम लेंथ से बनाई जाए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आया ना समझ में? नहीं आया? रितिका डाउट है कुछ? तो 2 मेजर टॉपिक्स करें, टॉर्क और एक पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स वाला, ठीक है। सो अब इसके बाद ना एमसीजी बचता है, मेन पार्ट जो बचता है एमसीजी वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसको हमें अब करना है न्यूमेरिकल, 4-5 न्यूमेरिकल है बस, और इन न्यूमेरिकल 4-5 ही है, बाकी सारा वो है, उसका कंस्ट्रक्शन करो, उसका प्रिंसिपल लिखो, फॉर्मूला लिखो, वो सब है। तो टाइम तो लगेगा, करना तो पड़ेगा। कितना टाइम हो गया? 50 हो गया। 10 मिनट नहीं सर, 10 मिनट का गैप है सोने के लिए। तो 10 मिनट गैप दूं, 10 बजे शुरू करें? 10-5 पक्का श्योर हो? लेकिन देखो 10 से लेट मत करना, क्योंकि आधा घंटा तो कम से कम खाएगा गैल्वेनोमीटर ना, आधा घंटा कम से कम गैल्वेनोमीटर लेगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। इसलिए ज़्यादा टाइम मत लगाना, ब्रेक ले लो। चलो